ये मैंने खुद ही डिसाइड किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मैं सुबह शाम सोचती हूँ। उठती हम्म। हूँ तो सबसे पहला ख्याल रहता है, पलंग पर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आखिरी ख्याल यही है। जी। तो ये सुकून है, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी है। तो ये चॉइस जो है मुश्किल नहीं है, ये चॉइस सबसे आसान है। जी। ठीक। और उनके छोटे मोटे कवि सम्मेलन होते रहते थे आसपास, मैं जाती थी। अच्छा। कभी पलवल भी गई। हम्म। ऐसा भी हुआ कि मैं खुद अपनी कार लेके गई और देर रात लौटी, 12-1 बजे लौटी, और बहुत अनसेफ रास्ते से आई। जी। ऐसा भी हुआ। मेरा सवाल ये है, जो कई लोग आपसे नहीं पूछेंगे, कि उसके पहले का क्या क्या सीन था, क्योंकि उसके पहले भी आप कविता तो कर ही रहे थे कि नहीं कर रहे थे, हाँ। मंचों पर आप जा ही रहे थे, हम्म। लेकिन क्यों मेरे जैसे जो शायरी को इतना पसंद करता है उस आदमी तक आप पहुंचे नहीं? क्यों आपके वीडियोस नहीं आ रहे थे, या आप इस तरह के कवि सम्मेलनों को क्रैक ही नहीं कर पा रहे थे? मैंने उससे पहले किए हैं, अच्छे 3-4 मंच किए हैं, बट मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस भी था उन 3-4 मंचों का। अच्छा। उसके बाद ऑनेस्टी के साथ बताती हूँ कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इन कवि सम्मेलनों में नहीं क्या? जाऊँगी। आज भी मैंने एक गज़ल कही है, आज मैंने पोस्ट की, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन आज किसी ने कहा कि जी ये तो बहर ऐसे, तो मैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने कहा बता दो यार, तो उसने बोला पोएटिस्टिक कि बढ़ा बाद दो। में बताएंगे, हाँ। है ना, बाद में बताएंगे। जी। तो फिर मैंने उसको वहीं पे ही उसकी खिंचाई कर दी। यूं भी उम्र मैंने उदासियों की लहर पे चल के गुजार दी, यहाँ इश्क डूबा है आखिर अश्क, मेरा दिल है या कि जनाब आए है। हाय। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं आपका पोएटिस्टिक के इस नए स्टूडियो में और नए पॉडकास्ट में दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। ये हमारा पहला शूट है इस नए स्टूडियो में, और ये हमारे लिए खुशी की और गर्व की और सौभाग्य की बात है कि हम किसी पोएटिस्ट के साथ पहली बार यहाँ पर शूट कर रहे हैं, और आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पर आने की स्वीकृति दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपकी पूरी टीम का, तनुज। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई एम वेरी ग्लैड, आई एम फीलिंग वेरी नाइस कि इस पूरे कार्यक्रम में पहली पोएटिस के तौर पर मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। मेरा कुछ खास अनुभव है नहीं, इनफॉर्मल आपसे बातचीत होती रहती है, लेकिन पॉडकास्ट में खास अनुभव है नहीं पोएटिस्ट के साथ संवाद करने का। तो अगर कोई गलती हो तो मैं पहले से क्षमा मांगता हूँ आपसे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन होने वाली है, क्योंकि भारत में वैसे ही शायर बनना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोई एक वुमेन है तो मुझे लगता है 10 टाइम्स 20 टाइम्स मुश्किल हो जाता है। और जो चीज़ें आपने अचीव करी है अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे, मुझे लगता है कि सपना जैसा है किसी एक नई लड़की के लिए, अगर वो कुछ करना चाहे तो। कैसा लगता है आपको? लगता है कि जो आपने अचीव किया है, इट इज़ वेरी टफ? हाँ, मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जर्नी एज़ इन, ऑफ़ कोर्स मैं अभी भी यात्रा कर रही हूँ, और ये काफ़ी टफ़ रही है। कुछ अचीव करने की बात है तो मुझे लगता है कि अभी आई हैवंट अचीव्ड एनीथिंग, मतलब बहुत कुछ करने को बाकी है। और एक पूरी उम्र पड़ी है बहुत अच्छा पढ़ने के लिए और बहुत अच्छा लिखने के लिए। जी। एज अ पोइटिस मैं ये कहना चाहूँगी, और किसी लड़की के लिए कितना टफ है, तो हमारे समाज में हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, हम देखते हैं हर जगह लड़कियां हैं। प्लेन्स वगैरह भी आप देखते हैं, पायलट भी हैं, और फाइटर पायलट भी हैं, जी, बिल्कुल। और अलग अलग फील्ड में हैं, आर्मी में भी हैं, हर जगह है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद, हुँ। और ख़ुद एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वायरमेंट से आने के बाद, मैं ये चीज़ देखती हूँ कि कवि सम्मेलन और मुशायरों का जो इन्वायरमेंट है, अभी इसमें वो चीज़ नहीं हुई है घटित, उसको होने में थोड़ा समय बाकी है। तो ऐसे अगर बहुत सारी लड़कियां आएंगी तो ये इन्वायरमेंट तब बहुत अच्छी तरह से चेंज करेगा। तो ये चैलेंजेस मुझे भी आई, और मुझे लगता है अभी भी जो लड़कियां आ रही हैं इसके अंदर, उनको भी ये लगता होगा, वो ज़रूर फेस करती होंगी। तो मुझे लगता है ये चेंज अगर आ जाए तो इट विल बी वेरी नाइस। मुझे लगता है आप उसी दिशा में प्रयास कर रहे हो, और अभी जो आपने जवाब की शुरुआत की थी कि आपने कुछ अचीव नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलर होने के साथ-साथ आप मॉडेस्ट भी हो, क्योंकि 2 कंपनियाँ आप चला रहे हो, एक इवेंट की है, क्लॉथिंग की है, कवि सम्मेलन चला रहे हो, और जिस तरह से विदेश में आप शायरी को, कविता को लेकर जा रहे हो, एज अ वुमेन मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत प्रेरित करता है, क्योंकि जब कोई लड़का ये काम करता है तो उसके लिए जमी जमाई व्यवस्था है कि वो बाहर उसको लोग बुला ही रहे हैं। जिस तरह का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, काम चल ही रहा है,
लेकिन जब आप एक नए एरिया को एक्सप्लोर करते हो तो पहले कॉल से लेकर के कवि सम्मेलन करने तक न जाने कितनी मुश्किल आती होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो जो आपने अचीव किया है खैर वो तो है ही। लेकिन मैं आपके उस ट्रांजिशन के बारे में बात करना चाहता हूँ पॉडकास्ट के फर्स्ट सेशन में, कि आप पहले कंप्यूटर इंजीनियर थे, वहां से फिर आप शायरी में आए, कविता में आए, आपने अपनी कंपनी ज्वाइन की। लेकिन शायरी को एज ए प्रायोरिटी बनाने में, कविता को एज ए प्रायोरिटी बनाने में आपको कितनी मुश्किल आई, या आपको लगा था ये फैसला मैंने कर लिया है, अब बाकी की चीज़ें मैं अपने हिसाब से जमा लूंगी? हाँ, मैं आपको बताती हूँ अपनी इस जर्नी के बारे में। बैंगलोर में थे शायद आप? हाँ, मैंने बैंगलोर यूनिवर्सिटी में एज़ अ लेक्चरर काम किया है कंप्यूटर साइंस क्या डिपार्टमेंट बात में। और उसके बाद मैं अपने बच्चे के साथ लग गई। है जब जी। वो 5 साल का हुआ, तब मुझे लगा कि दिस इज़ जस्ट द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। क्योंकि एक बहुत हम लंबी यात्रा करते रहते हैं, हम उसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ अचीव नहीं करते उसमें। और अचीव करने से मेरा मतलब है अपने पैशन को पहचान पाना। वो क्या करना चाहते हैं, वो जी। क्यों आए हैं इस कॉलिंग दुनिया क्या है में। आपकी? हाँ, वो चीज़ उनको उम्र भर पता नहीं रहती है। आई थिंक वो पता होना सबसे पहली चीज़ है। जी। तो मुझे ये था कि मुझे बहुत चीज़ों का शौक है, जैसे कि मुझे कविता का बहुत ज़्यादा पढ़ना। और मेरे मन में जो भी आए ऊट-पटांग पहले लिखती थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये इस तरह से काम हम्म। करना चाहिए। तो एक ये इंटरेस्ट है। जी। फिर मुझे लगा कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और बेकरी प्रोफेशनली बेक करने का मुझे बहुत ज़्यादा चाव था, और मैंने किया भी काफ़ी टाइम काम। मुझे पेंटिंग्स करना भी बहुत पसंद है, क्या बात है। प्रोफेशनली पेंट करती हूँ। हम्म। इतनी सारी चीज़ों में आपने कहा ना कि कितना मुश्किल है, ये जी। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये मैंने खुद ही डिसाइड किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मैं सुबह शाम सोचती हूँ। उठती हम्म। हूँ तो सबसे पहला ख्याल रहता है, पलंग पर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आखिरी ख्याल यही है। जी। तो ये सुकून है, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी है। तो ये चॉइस जो है मुश्किल नहीं है, ये चॉइस सबसे आसान है। और देखा जाए तो ऐसी जो खुशी है वो मुझे किसी काम से नहीं मिल रही है। हम्म। तो नेचुरली यही मेरी कॉलिंग है, यही मुझे करना है। इट्स नॉट द नंबर ऑफ कवि सम्मेलन आई विल डू इन एन ईयर। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है नहीं है, उसका नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है। जी। लेकिन मैंने कितनी सत्यता के साथ पढ़ा है किसी चीज़ को, और कितनी सत्यता के साथ मैंने अपना लेखन किया है। जी। मैं कितनी डिवोटेड हूँ अपने काम के प्रति, या मैं कितना कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। बाहर भी कोई चीज़ करवा रही हूँ, कवि सम्मेलन करवा रही हूँ, तो मैं कितनी ऑनेस्टी के साथ कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मुझे लगता है कि अपना पैशन हो, अपनी कॉलिंग हो, ऑनेस्टी हो, तो बाकी सब कुछ ईश्वर सँभाल लेते हैं। उसमें फिर कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई एफ़र्ट करने की भी ज़रूरत होती है। मेरा ये सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा आपने चुनाव कर लिया कि आप शायरी करोगे, कविता करोगे। ये चुनाव आपने कहा ये मुश्किल चुनाव नहीं है, ये आप कर सकते हैं, आपकी कॉलिंग आपको पता लग जाए तो। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन उसके बाद जो पहला मंच रहता है, दूसरा मंच रहता है, तीसरा मंच रहता है, वहाँ से जो आपकी यात्रा शुरू होती है, अगर आप मुझे अपने पहले कवि सम्मेलन के बारे में कुछ बता पाओ कि कहाँ पे था और किस तरह का वहाँ पर आपको सुना गया, और उसका आपकी शायरी पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर ऐसा कुछ आप बता पाओ, कहाँ पर था? मैंने पहले यहाँ पर बहुत सारे कविता के जो ग्रुप्स होते थे जी। उनसे जुड़ी हुई थी। जी। और उनके छोटे-मोटे कवि सम्मेलन होते रहते थे आस-पास, मैं जाती थी। अच्छा। कभी पलवल भी गई। हम्म। ऐसा भी हुआ कि मैं खुद अपनी कार लेके गई और देर रात लौटी, 12-1 बजे लौटी। और बहुत अनसेफ रास्ते से आई, जी। ऐसा भी हुआ। ये सारी चीज़ें हुई। वो सारी जर्नी का पार्ट था। और जितना स्टेज पर सीखने वाली बात है, क्योंकि एक कविता को लिखना होता है, और एक कविता का प्रस्तुतिकरण होता है। जी। 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। हम्म। आप बहुत मेहनत कर सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो, लेकिन कविता के प्रस्तुतिकरण को की जो बात है, वो आपको लाइफ लॉन्ग सीखनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से ही सारी जर्नी शुरू की है। हम्म। हर बार अपने साथ वालों से भी सीखा है हम्म। कि वो कैसे बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स उनकी अच्छी बातों को पिकअप जी। करना जी। है, क्योंकि मैं कोई चुटकुला तो सुना नहीं सकती हूँ, वो हुँ। मेरी सीमा के बाहर की बात है। तो कितने जेन्युइन होकर और बड़ी शालीनता के साथ एक कवियत्री को जिस ग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए मंच पर, उस पूरी बात को सीख कर, उसको अप्लाई कर कर मैंने एक एक मंच से कुछ ना कुछ सीख कर अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत चेंज किया है। जी। ये मेरे लिए एक लर्निंग जर्नी है, और मैं इसमें भी यही बात कहूँगी कि मैं ये सीख रही हूँ।
हर बार मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस हो जाता है कि कभी कोई और कभी कैसी ऑडियंस रहती है, कभी जी, कैसी ऑडियंस रहती है। हर बार एक ही कॉर्पोरेट लेवल की हर जगह ऑडियंस नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। सो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई एम लर्निंग इट टुडे इटसेल्फ आल्सो। मेरा सवाल ये है आपसे, मैं एक बार और उसको दोहराऊँ कि जैसे मैं वीडियोज़ देखता हूँ कवि सम्मेलन मुशायरों के, मासेस तक जब आप पहुँचे तो मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 2018 का जो आपका दुबई का वीडियो था, वो जब हमने देखा या पूरे देश ने देखा, तो तब हमें पता लगा कि ऐसी कोई कवित्री है जो इस तरह की शायरी और कविता कर रही है और देश से बाहर जाकर देश का नाम कर रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो कई लोग आपसे नहीं पूछेंगे, कि उसके पहले का क्या क्या सीन था, क्योंकि उसके पहले भी आप कविता तो कर ही रहे थे कि नहीं कर रहे थे, हाँ, मंचों कभी पर आप जा ही रहे थे, हम्म। लेकिन क्यों मेरे जैसे जो शायरी को इतना पसंद करता है उस आदमी तक आप पहुंचे नहीं, क्यों आपके वीडियोस नहीं आ रहे थे, या आप इस तरह के कवि सम्मेलनों को क्रैक ही नहीं कर पा रहे थे? मैंने उससे पहले किए हैं, अच्छे 3-4 मंच किए हैं, बट मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस भी था उन 3-4 मंचों का। अच्छा। उसके बाद ऑनेस्टी के साथ बताती हूँ कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इन कवि सम्मेलनों में नहीं जाऊँगी क्या बात कर रहे हो? और मैं ये सब कुछ छोड़कर हम्म। चली गई थी बैंगलोर और वहाँ 3-4 बैंगलोर महीने। चले गए थे आप? हाँ, हाँ, बैंगलोर गई थी, हाँ। तो मैं कुछ टाइम वहीं पे ही थी। जी। बट ये दुबई वाला जो कवि सम्मेलन है, मुशायरा है। कॉल आ रहा है बांग्लादेश से। मुशायरा कवि सम्मेलन। मैं उठा लूं? हाँ, आता हूँ। हाँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था उससे पहले का, वो जी। थोड़ा-सा ऑफ कोर्स बहुत अच्छा नहीं था। तो जब मेरा ये दुबई वाला आया जी। प्रोग्राम, उसके बाद वहाँ से, क्योंकि वो एक बड़ा मंच था। रॉकेट हो गया। हाँ, उसके बाद वहाँ से सभी लोगों ने, पूरी दुनिया ने सुना। पर क्या 3 और 4 मंच के बाद आप 5वां मंच आप बोल रहे हो कि दुबई था आपका? ऐसे नहीं, नहीं, वो जो बड़े मंच मैंने अच्छा, इंडिया में पढ़े थे, हाँ, उनकी बात हाँ, है। उनके छोटे बाद आपने और बहुत ज़्यादा और पढ़े। बहुत ज़्यादा पढ़े। जैसे हुँ, आस-पास के थे तो जी, उनमें तो हमेशा ही जाती रहती थी। बिल्कुल। तो मैंने बताया ना कि मैं हाँ, बहुत देर रात भी आती थी और हाँ, बड़ा ही मुश्किल था उस वक़्त जी। कि रात को 12:30-1 बजे तक घर तक आना और ऐसे रास्ते से आना कि बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, हाँ, डेफ़िनेटली। दुबई का मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट था आपके जीवन में जब आप गए थे। उसके बाद आप मास्टर्स तक पहुँचे और देश में भी सक्रियता बढ़ गई थी आपकी। उस मुशायरे के बारे में अगर आप कुछ बता पाओ कि कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पर मेरिट से जाया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पर रेफ़रेंस से जाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रारब्ध प्रचंड हो तो जा ही चले ही जाते हो। आपका क्या अनुभव है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये प्रारब्ध की बात है अच्छा। कि आपके जीवन में जो चीज़ ईश्वर ने लिख दी है, हुँ, तय कर दी है, जी। वो डेफ़िनेटली वैसे ही होगी। हुँ, वहाँ जाने से पहले ही मुझे ये बात का एहसास था कि ये कुछ अलग बात होने वाली है। क्या बात है! फ़ील आ जाता और है। हाँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ और मुझे इस हुँ, बात का पूरा भरोसा था हुँ, कि ये चीज़ होने जा रही है। हुँ। और मुझे उसमें नहीं भी जाना था। अच्छा। मेरे ब्रदर की शादी थी उस दिन ओह! और शायद मुझे घर से तो परमिशन भी बड़ी मुश्किल से मिली। हुँ, मतलब बहुत मुझसे पूछकर सारी बातें फाइनल हुई और फिर मैंने ही मना कर दिया कि मैं नहीं उसमें पहुंचूंगी। तो लेकिन इट वाज रिटन इन माय डेस्टिनी और जो चीज़ लिखी हुई होती है वो घटित होती है उस तरह से। मेरे पास मेरा पासपोर्ट भी रिन्यू जो हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था हुँ, क्योंकि एक बार रिन्यूअल के लिए यहाँ लगाया हुआ था मैंने और उन्होंने लिख दिया था कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो हुँ। उसके लिए एक लीगल केस भी हो जाता है। अच्छा। तो मैं तत्काल में भी अप्लाई नहीं कर सकती थी, तो हुँ, मैंने एक बार होप भी छोड़ दी थी। बट रेहान भैया एंड कुमार सर, पूरी लोगों ने, सभी टीम ने, उन लोगों ने एक्चुअली वेट किया मेरा। एंड मेरे पास पासपोर्ट आ गया जाने से जस्ट पहले। क्या आई थिंक आई बात वॉज द लास्ट वन टू गेट द पासपोर्ट है! जी। और लास्ट वन टू गेट द वीज़ा, और मैं वहाँ गई। तो उस चीज़ का पहले से था मुझे। और एवरीथिंग दैट हैपेंस, वो सब कुछ प्रारब्ध के कारण होता है, क्या बात है! अच्छा या बुरा, वट एवर इट इज देयर। इसीलिए जब हम देखते हैं वहाँ के मंचों को कि जो 10 टाइम्स 20 टाइम्स बेकार पोएट है या जो शायरी भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी चले जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी, मुझे लगता है कि आप, पर उसके बाद आप क्या कर रहे हो ये भी महत्वपूर्ण है वहाँ से आके। वहाँ से अगर आपके क्या लगता है आपको, कवि सम्मेलन की गति बढ़ गई थी और नाम बहुत हो गया था या? हाँ, नाम हुआ अच्छा। और ट्रैवलिंग भी काफ़ी रही। हुँ। और पर ये रहा कि मेरा हमेशा एक सिलेक्शन रहता है। पेमेंट में भी अंतर आ जाता है वहाँ से आने के बाद, ऐसा कुछ है? कुछ लोग उसको नहीं अप्लाई कर पाते हैं। इट ओह! डिपेंड्स कि हाउ प्रोफेशनली दे टॉक। चैनलाइज़ करने की बात है। हाँ,
या उनको कितनी नीड है उस चीज़ की, हुँ, या वो नेगोशिएट कौन करेगा? अगर मैं हुँ, प्रोफेशनली किसी बात को समझाऊँ, तो जिसको ज़रूरत है, जिसको नहीं ज़रूरत है, प्लस इस पे भी डिपेंड करता है कि वो अपनी तरफ से कह रहा है या उसको बोला जा रहा है। हुँ, दोनों चीज़ें होती हैं नेगोशिएशन की। नेगोशिएट करने की बात मैं इसलिए कह रही हूँ मानदेय को, हालाँकि मुझे मे बी पीपल विल क्वेश्चन मी, बट ऑफ कोर्स इसका प्रोफेशनल एंगल भी है। तो और प्रोफेशनल इसलिए कि अम, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो मुझे इसको प्रोफेशनली बहुत हैंडल करना पड़ेगा। मेरे लिए भी मजबूरी है, मैं हर जगह नहीं जा सकती। एंड इस बात को जानती हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ एवरीवन, और जो कि मैं करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती हूँ। तो जब प्रोफ़ेशनली हम बात कर रहे होते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है कि कोई किस तरह से बात कर रहा है लोगों से, और उनके किस तरीके के मरासिम हैं दूसरे लोगों से। जी। दैट डिपेंड्स ऑन आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं साल में कितने कवि सम्मेलन कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे लिए लिखना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। लेकिन ये आप उस क्षण बोल पा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, आपके पास इतना कुछ है सामने देखने को, आप इतने फ़ेमस हो, इतने कार्यक्रम कर रहे हो। देश में मतलब मैं तो बोलता हूँ टॉप 3, टॉप 4 में आप हो कवित्रियों में। लेकिन जो नई लड़की है, उसके पास तो कोई कवि सम्मेलन ही नहीं है ना, कोई मंच ही नहीं है। तो उसको जो मिलेगा वो मुझे लगता है उसको करना पड़ेगा। या वो समझौते कर सकती है वहाँ पे, या आपको क्या लगता है? आप मुझे क्लियर कट आंसर दो। कोई लड़की आपका वीडियो देख रही है, 19 साल की है, उसको इसमें फ्यूचर बनाना है और आपके जवाब से निर्धारित है उसका अगर फ्यूचर, तो आप क्या जवाब दोगे? तो मैं इसको एक जवाब दूँगी कि अगर गीता पढ़ी है, हुँ, तो उसमें बड़ा ही क्लियर वे में कहा गया है कि यार कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो कोई भी रिज़ल्ट चाहिए, तो यार वो जो हाथ में ही नहीं है उसको कैसे, हाँ, पॉज़िटिव माइंडसेट होना चाहिए, हुँ, और काम अच्छा होना चाहिए, हुँ। और कहीं भी कहते हैं ना कि जो बात सही नहीं लगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको रोक रहा हूँ, काम अच्छा है या नहीं है ये कौन बताएगा? निर्धारित कैसे होगा? मैं खुद आईना हूँ, चलो मैं चेक कर लूँगा। लेकिन मुझे प्लीज़ करने वाले भी हैं, कुछ लोग बोलेंगे 10 लोग जो मुझे बुलाना चाहते हैं या जो मुझसे किसी तरह का काम निकलवाना चाहते हैं, बोलेंगे हाँ, यार हाँ। आपके जैसा तो कोई शायर ही नहीं है। है ना? और लड़कियों के साथ तो और ज़्यादा होता होगा जहाँ तक मेरा हाँ, अंदाज़ा हाँ। है। तो उसको सच कौन बताएगा कि तेरी शायरी, तेरी कविता में ये कमी है, तू इस पे काम कर? देखिए, मैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जी, बताती हूँ। बिल्कुल गीता बताइए। में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक तरह से रहना चाहिए हर परिस्थिति में। कोई बुराई कर रहा है और कोई बहुत तारीफ़ कर रहा है, इट शुड बी सेम। मतलब आप उसको सेम कंसीडर करो। अब क्या हुआ खुद को जज करने वाली बात कि मैं कैसे जज करूँ? तो वो जजमेंट तब होगा, वो माइंड तब डेवलप होगा, जब आपने बहुत अच्छे से सब लोगों को पढ़ा है। जी। जब आप बहुत ही अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हर किसी को पता चल जाएगा, मुझे ही पता चल जाता है कि मैं कितने गर्त में हूँ। मुझे पता है। तो मुझे उससे ना जितना ज़्यादा मैं अपने से ट्रुथफुल रहूँगी, उतना ज़्यादा मैं मेहनत से उस लेवल को अचीव कर पाऊँगी, जो इतने सारे लोगों ने पहले अचीव किया हुआ है। जी, वो एक सही जजमेंट आपका खुद की नज़र में, क्या बात है। वो कोई दूसरा नहीं जज करता। एक बार जब मैंने कुछ, आज भी मैंने एक गज़ल कही है, आज मैंने पोस्ट की, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी, वेरी हैप्पी। लेकिन आज किसी ने कहा कि जी ये तो बहर ऐसे, तो मैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने कहा बता दो यार, तो उसने फोटो बोला स्टिक कि पे डाल बाद दो। में बताएँगे, हाँ, है ना? बाद में बताएँगे। जी, तो फिर मैंने उसको वहीं पे ही उसकी खिंचाई कर दी। मैंने कहा यार इसमें कोई गलती नहीं जी। है ना? काम परफेक्ट करके आ रही हूँ। तो कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आपने बहुत अच्छे से आप चीज़ों को जान रहे हो। मैं जान रही हूँ कि मैं बहर में गलती नहीं करूँगी। जी, हो सकता है कि उसमें कुछ और सुधार करना है, तो मैं जी। खुद समझूँगी। ये खुद के सीखने की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर हम इतने अच्छे लोगों को पढ़ेंगे, तो हम कहते हैं ना कि अपने लेवल का जो, हुँ, अपने स्टैंडर्ड का पता, तभी हम अपनी नज़र में सही तरीके से पता कर पाएँगे। क्या बात है, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप अगर खुद पे इतने कॉन्फिडेंट हो, तब दूसरा फिर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्या बात इस है। केस में, इस फ़ील्ड में। तो जो गज़ल आपने पोस्ट करी, मुझे ये बताइए आप कि वो गज़ल मैं आपसे सुनना भी चाहूँगा, निवेदन करूँगा आप सुनाओ। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो इस्लाह वाली बात है कि आप हमसे इस्लाह करी, कुछ लोग तो खुद ही आ जाते हैं कि हम तुमको बताते हैं कि क्या गलती है और लड़कियों के पास तो ज़्यादा ही आते हैं, मैंने कई डीएम्स देखे हैं और महान लोग के आते हैं। तो आप मुझे बताइए कि चुनाव कैसे किया जाए? क्योंकि हर कोई माँ के पेट से सीख के तो आता नहीं है मीटर, उसको सीखना पड़ता है और सीखने के लिए गुरु चाहिए। किताब से कितना ही सीख लेगा, गुरु तो चाहिए।
तो आप मुझे बताइए चुनाव कैसे किया जाए, और उसके बाद वो गज़ल भी आप सुनाना चाहें तो प्लीज़ सुनाइए। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो खुद चल कर आ रहे हैं ना, उनको तो पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए। अच्छा, कितना ही हाँ, बड़ा हो भले। हाँ, क्यों आ रहे हैं, क्यों स्वार्थ से आ रहे हैं। एक अच्छा गुरु ना अपने स्वार्थ से नहीं आएगा कभी भी। थोड़ा सा उस चीज़ को सीखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही उम्र दराज भी हो। जी, बहुत हो सकता है कि कोई यू नो हम उम्र हो। एज कम हुँ, भी हो उसकी, हुँ, तो शर्म नहीं होनी चाहिए सीखने में। नाइस। कि उसको हो सकता है नॉलेज आपसे ज़्यादा हो, हुँ, आप सीखोगे उससे, पर वो जेन्युइन हो, उसे जेन्युइनली आता हो, और उसे आपसे कोई सच में स्वार्थ ना हो। हुँ, आप उससे सीखो, उससे बात कर लो इस बारे में। तो ये ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। तो मेरे से तो कोई वैसे कुछ नहीं कहता कि कोई सलाह के लिए, तो मुझे तो कभी कुछ बोलते, मैं बहुत नई नई थी तो बहुत लोग आते थे। हुँ। इनफैक्ट अब तो कोई कुछ बोलता अब नहीं तो है। ख़ैर क्या कहेगा, लेकिन पहले शुरुआत में तो आते हाँ, होंगे। हाँ, वो गज़ल आप अगर सुना पाएँ हमें। हाँ, मैं सुनाती हूँ। कहीं पे हंसी, कहीं गमज़दा, सी ओ जिंदगी की वाह! किताब है। क्या बात है! इस मीटर में सबसे ज़्यादा बशीर बद्र, बशीर बद्र साहब बिल्कुल पढ़ते थे, और मुझे याद आ गया। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते थे। हाँ, और मैं तो बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, हाँ। और मैं कहीं उनको किताब भी बहुत, रख रखी है आपने? बिल्कुल हाँ। हुँ। तो मुझे लगता है कि वो बड़ी अच्छी शायरी लेजेंड पढ़ते। मुझे लगता है कि हाँ, टॉप 3 में उनका नाम आना चाहिए हाँ, देश में जिन्होंने शायरी में काम किया है, प्योर शायरी में काम किया है। बिल्कुल। और वो ऐसे ही पढ़ते थे, और मुझे हाँ, ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब इस धुन में वो जब पढ़ते हाँ, थे, हाँ। तो बहुत ही बचपन से मैंने जब भी सुना है तो। कोई शाम घर भी हाँ, रहा हाँ, तो करो। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। जी, और पहला शेर जी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये हंसी नहीं है बिला वजह, मुझे तेरी आंखें बता क्या रही। बात है! ये हंसी नहीं है बिला वजह, मुझे तेरी आंखें बता रही। ये मेरे तवील सवाल का तेरा मुख्तसर सा जवाब जवाब है, क्या बात है! क्या है। बात है! शुक्रिया। अगला शेर पढ़ती हूँ। ये मैंने क्या लॉकडाउन मिसरा में है लिखा यार! था। आप दोबारा पढ़ दो ये शेर, दूसरा मिसरा क्या कमाल लगा है। शुक्रिया। ये हंसी नहीं हाय, हाय! है बिला वजह, मुझे तेरी आंखें बता रही। ये मेरे तवील सवाल का क्या बात है! तेरा मुख्तसर सा जवाब है। जवाब है। बहुत खूब, क्या बहुत बात है! शुक्रिया। अगला शेर पढ़ती हूँ, ये लॉकडाउन में मैंने लिखा था, क्या बात और मैं उस वक्त काफ़ी पेंटिंग्स कर रही थी, तो पेंटिंग करते करते लिखा था। है! जी, स्वागत है। यूं ही एक टक मुझे देख तू, मैं धनक के चित्र उकेर क्या लूं। बात है! यूं ही एक टक मुझे देख तू, मैं धनक के चित्र उकेर लूं। तेरी स्याह आंखों की झील में मेरा सात रंगों का क्या ख्वाब बात है! वाह, 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 वाह! है। क्या शुक्रिया। बात है! और अगला शेर पढ़ती हूँ, मुझे पसंद है ये, स्वागत है। और मुझे लगता है कि मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे लिखने में बहुत वक्त लगाया, लेकिन ये ठीक ठीक निकल कर आया। जी, स्वागत है। यूं भी उम्र मैंने उदासियों की लहर पे चल के गुजार दी। क्या मिसरा है! वाह! यूं भी उम्र मैंने उदासियों की लहर पे चल के गुजार दी। यहाँ इश्क डूबा है आखिरश, मेरा दिल है या की चनाब आए हाय! है। वाह, वाह, यहाँ वाह, वाह, वाह! इश्क डूबा है आखिरश, मेरा दिल है या की जनाब है। बहुत अच्छे, वाह, 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 बहुत वाह, बहुत वाह! शुक्रिया। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ। स्वागत है। कभी शाखे दिल पे ठहर गई
कभी खुशबुओं सी बिखर वाह, वाह, वाह! गई, कभी शाहे दिल पे ठहर गई, कभी खुशबुओं सी बिखर गई। ये गजल बस एक गजल नहीं, मेरे हर जन्म का क्या बात है! सवाब वाह, 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 है। वाह! बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात है! क्या गज़ल है, क्या थैंक गज़ल यू। है! मुझे तो लग रहा है अगले 15 मिनट अब इस गज़ल पे ही बात होगी। उससे 2-3 प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। हाँ पहला प्रश्न तो ये है कि ये जो रवानी है, हाँ हाँ। कि जैसे कोई नदी बह रही हो, कि जैसे कोई फूल खिल रहा हो, कि जैसे कोई चाँद निकल रहा हो, गज़ल में रवानी लगी मुझे। ये प्रैक्टिस से आती है कि क्या है इसका? क्योंकि पहली गज़ल, दूसरी गज़ल अभी जैसे आपने कहा लॉकडाउन में इसमें एक शेर हुआ था। तो मतलब ये गज़ल 3-4 साल से चल रही है। और आजकल ज़माना तत्क्षण का है, इंस्टेंट का है। मतलब लिखा और पोस्ट करना है, ताकि मेरा ख़्याल चोरी ना हो जाए। ये भी एक। तो मुझे ये बताइए कि ये गज़ल में जो रवानी है, ये आती कहाँ से है? कि आप बोल रहे हो इतनी टाइम आप रुक गए, आप रुक कैसे गए गज़ल कहने में? मुझे ये बताओ। ये पेशेंस कहाँ से आता है? क्योंकि आज के समय पे तो मैं लिखूँगा आज, कल पोस्ट करूँगा और परसों मुझे सुनाना है किसी मंच पे, ये चल रहा है। क्योंकि कवि सम्मेलन ही इतने कर रहे हैं, मुझे तो अलग-अलग सुनाना पड़ेगा। एक ये भी पॉइंट है। मैं सवाल को और तवील कर रहा हूँ कि आप सारे डायमेंशंस को टच करिए कि पहली बात तो रवानी कैसे आती है, दूसरा तक्षण में कैसे नहीं खोया जाए, पेशेंस कैसे रखा जाए। तो पहला सवाल है कि रवानी कैसे आए। ये फ्लो मुझे बहुत बहुत कमाल लगा फ्लो। तो रवानी लाने के लिए मैंने कहा ना, वो पढ़ना। जी। कैसे पढ़ने से हमको ये चीज़ पता चलती है, कैसे किस क्लैरिटी के साथ वो विचार आपके माइंड में है। हम्म। अगर वो क्लैरिटी नहीं आती है, जैसे कि मुझे यही नहीं पता हो क्लैरिटी के साथ कि मुझे कहना क्या है, वो अगर मुझे क्लियर कट नहीं है मेरे माइंड में, हम्म। मैं उसको कैसे लिखूंगी? जितनी बार भी लिखूंगी वो बेकार मिसरा होगा, मतलब मेरे हिसाब से। वो कहते हैं ना, खुद को हम बार बार जज कर रहे हैं। हम्म। मैंने कितने मिसरे लगाए, हम्म। मैंने 100 मिसरे लगाए होंगे। हम्म। हर बार फेंका मैंने उसको उठा के, मुझे लगा नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो मज़ा ही नहीं आया। और यही सोच रही थी कि नहीं, ये चनाब लगाना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए इसके हम्म। अंदर। काम तो कर सकती थी, हम्म। उसी वक्त कुछ ना कुछ लिखती, हम्म। तो पता नहीं वो मज़ा ही नहीं आता उसके अंदर। हम्म। फिर बात आई पेशेंस की। हम्म। कोई भी आर्टिस्ट है, पेशेंस इज़ द की। खासकर मतलब ये जो फील्ड है, कोई पेंटिंग करता है, मैं भी पेंटिंग करती हूँ। अगर मैं 1 दिन 2 दिन में कोई पेंटिंग ख़त्म करना चाहूँगी, तो मैं उसको कैसा बनाऊँगी? वो कैसी निकल कर आएगी? उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। एक बहुत अच्छी पेंटिंग लगा बनाने में बहुत वक़्त लग जाता है। हम्म। सो यानी किसी भी आर्टिस्ट को वो पेशेंस उसके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। अब जैसे कि कह रहे हैं कि ये लिखा और पोस्ट कर दिया। हम्म। पोस्ट करने के लिए लिख रहे हैं, हम्म। या फिर सीख रहे हैं, या फिर कुछ अचीव करना चाहते हैं। पूरी लाइफ आपकी ख़त्म हो, उसके बाद आपका एक मार्क बने। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपके माइंड को पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। बहुत अच्छा। सो कोई भी कोई भी नया जना हो, इनफैक्ट मैं अपने आप को भी बिल्कुल न्यू मानती हूँ इस फील्ड में। ऐसा कुछ मैंने बोला ना, कुछ काम नहीं किया, ऐसा कुछ किया नहीं, कुछ मुझे मज़ा ही नहीं आया अभी। मुझे मतलब मेरा टारगेट बहुत ही हाई है, मुझे तो कहीं और ही जाना है। तो मून पे शायरी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि आई हैवंट अचीव्ड एनीथिंग येट, बट स्टिल। अच्छा, गज़ल आपने बहुत अच्छी सुनाई, आपने तरन्नुम में सुनाई। एक सवाल और मेरा है। भारत में 99% जो कवित्रियाँ हैं और जो शायरा हैं, उनके साथ ये निर्धारित है कि वो तरन्नुम में पढ़ेंगी। और अगर वो तहत में पढ़ रही हैं तो वो ज़्यादा चल नहीं रही हैं, उनके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, वायरल नहीं हो रहे, और उनको मंचों पर भी नहीं बुलाया जा रहा, क्योंकि 50,000 की भीड़ है तो तरन्नुम चाहिए, ऐसा निर्धारित कर दिया है। तो जो तहत में पढ़ रही हैं उनके साथ तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। और तरन्नुम ऐसा खेल है कि इट इज़ नॉट ईजी। अगर आप सीखने भी जाओगे तो समय लग जाएगा, उसके साथ आप पैदा नहीं होते, पैदा भी हो रहे हो तो बहुत कम लोग हैं। और 10 में से 8 तो बिना स्वर के ही बिना ताल के ही पढ़ रही हैं, जैसे आपने तो कमाल पढ़ा। तो इस तरन्नुम के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या लगता है आपको इसको? नहीं, आपने जो बात कही मैं बहुत सहमत हूँ उस बात से। और लेकिन अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो गया है ऑडियंस का माइंडसेट भी, हुँ। कि वो यही चीज़ सोच रहे हैं। एक लंबे समय से चली आ रही है ये बात। हुँ। तो इसमें नेचुरली ये एक प्रॉब्लम वाली बात है।
मुझे भी लगता है कि कोई नई आए और वो तहत में पढ़ रही हो, तो वो जो ओवरऑल एक्सेप्टेंस है, वो पारंपरिक कवि सम्मेलनों में वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी कहन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अगर बात है, कोई बात अलग हटकर है उनमें, तो डेफिनेटली वो भी आती हैं, आगे आती हैं। कुछ नाम हैं जो आए बताइए हैं आप। अभी। शिखा है, और वहाँ से भी, पाकिस्तान से भी हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ रही हैं वो लोग। ऑफ कोर्स तहत में पढ़ रही हैं, अच्छा वो लोगों का अप्रिसिएशन है। सो इफ द पर्सन इज हैविंग रियली सम काइंड ऑफ एक्स फैक्टर इन देम, तो वो डेफिनेटली बात निकल कर आएगी। एफर्ट हमको करने हैं, बाकी एवरीथिंग एल्स इज डेस्टिनी। यस ऑफ कोर्स। पोइट्री लेकिन जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो तरन्नुम में पढ़ना पड़ता है। म्यूजिक के साथ अब लोग करने लग गए हैं शो, आपको ही पता है। ऐसा क्यों है कि हम 30,000 की भीड़ में जब पढ़ रहे हैं तो तहत में कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया, संप्रेषण हो ही नहीं पा रहा पीछे वाले बंदे के साथ। एक तो मैंने कहा ना कि ऑडियंस की आदत भी ऐसी है, थोड़ी अच्छा, ऑडियंस। कहानी ऐसा हो गया है। हाँ, कि बहुत हद तक वो चीज़ ऐसी चली आ रही है लंबे वक्त से, तो हम्म। नेचुरली हम्म। वो एक लंबे समय में वो इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया है उसका। और तरन्नुम में आदमी का टाइम स्पैन भी बढ़ जाता है, एक मिसरे को 3 बार हाँ, पढ़ता है वो तो हाँ, वो पंद्रह भी बीस होता मिनट है। हाँ। और जब हम स्टेज पर होते हैं तो ऑफ कोर्स हम क्या कहते हैं, संप्रेषण वहाँ पे ज़रूरी जी होता है। बिल्कुल। और जो बात ऐसे कही गई है और एक स्वर में सुर के हम्म। साथ कही गई है, हम्म। दोनों ही बात का हम्म। आप खुद मन में नाप तोल करके देखिए, आपको पता चलेगा कि स्टेज पर क्या ज़्यादा इम्पैक्टफुल। अच्छा, मैं आपकी फैमिली से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल और आ रहा है इसमें कि जैसे आपने सोलो शोज की बात करी या 2 लोगों की बात करी, 2 परफॉर्मर्स है, आधे पौन घंटे सुनाना है। प्योर पोएट्री पे क्या हम लोग खेल सकते हैं आधे पौन घंटे, 1 घंटे? या आपको लगता है कि हमें कुछ ना कुछ उसमें किस्से, कहानियां, लतीफे जो 1 घंटा चलाने के लिए लाना पड़ता है, वो लाना ही पड़ेगा? वरना कितनी ही अच्छी बात हो, कितनी अच्छी शायरी हो, कितनी अच्छी कविता हो, 1 घंटे तक आदमी सुनेगा नहीं। नहीं, मैं ये मानती नहीं हूँ। जो अब ये डिपेंड करता है ऑडियंस पे, फिर अगेन हम किन के बीच में हैं। बहुत सारे ऐसे, जो मैंने कहा ना पारंपरिक है, वो लोग चुटकुले सुनने के लिए आते हैं, उनको हम्म। वही अच्छा लगता है। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो यही एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, है ना। लेकिन जहाँ तक प्योर पोइट्री की बात है, मैं खुद जाती हूँ, सोलो शोज करती हूँ, और मैं कभी भी कोई चुटकुला नहीं सुनाती। इनफैक्ट कभी भी कहीं भी किसी कवि सम्मेलन में भी हूँ, मुशायरे में भी हूँ, तो मुझे आता ही नहीं है वैसे बोलना हम्म। या कुछ इस तरह से बात इधर उधर करना। तो नेचुरली इट इज़ टफ इन अ वे, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको ऑडियंस का माइंड जो है अपनी तरफ रखना है। हम्म। तो ये लतीफ़ों से और बहुत सारी चीज़ों से लोग उनको, उनके माइंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट, आर्ट का पार्ट बन जाता है ये। हम्म। लेकिन हाँ, प्योर पोएट्री से भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है डेफिनेटली। 1 घंटे का शो कर सकता है कोई प्योर हाँ, पोएट्री से। हाँ, प्योर पोएट्री से कर सकता है, बिल्कुल, वो चाहे तो। बीच में एक थोड़ा-सा ब्रेक ले ले, एक पानी-वानी पी ले और फिर उसके बाद कविता सुनाए। मैंने नेपाल में सुनाया, मैंने कोई चुटकुला नहीं सुनाया, सोलो शो था। 1 घंटे का। हाँ, 1 घंटे। मैंने कई गीत सुनाए और उन लोगों ने, बल्कि मैं कहूँगी कि इंडिया से भी बहुत अच्छा सुना। वो नेपाल है, हिंदी राष्ट्र है, हम्म। और बहुत अच्छा सुना उन लोगों ने। मतलब जिस तरह से सुना, जिस फ़ील के साथ सुना, म्यूज़िकल शो था, वो काबिल तारीफ़ है, उन क्या लोगों के बात है। पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल जो है कई लोगों के जहन में आता है, हमारे देश में जो कवि हैं, जो हुँ। प्रॉपर कवि हैं, हाँ, कवि सम्मेलनों के मंचों के, हाँ, हाँ। जो 30 में से 35 दिन कवि सम्मेलन कर रहे हैं महीने में, हुँ, हुँ। तो वो जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में ही है, या तो फ्लाइट में, ट्रेन में, या मंच पर, यही चल रहा है जीवन। तो उनका जो परिवार है हुँ, हुँ। या उनके जो बच्चे हैं, उनको संभालने के लिए उनकी हुँ, वाइफ है जो कर रही है, डेडिकेटेड है। हुँ, हुँ। लेकिन जब आपके जितनी शोहरत किसी कवित्री को मिल जाती है, हुँ, जो अगर करना चाहे तो वो भी 30 दिन में 30 कवि सम्मेलन कर सकती है, लेकिन वो फिल्टर लगाती है कि उसे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। हुँ, फिर भी आप महीने में 3-4 जगह तो, सिटीज़ या कंट्री तो ट्रैवल कर ही रहे हो। हुँ, हुँ। तो आपका जो परिवार है वो इसको कैसे देखता है, और आपका जो बच्चा है, क्या वो मैनेज कर पा रहे हैं, या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट? हाँ, मैं इस बात पे बताना चाहूँगी। एक जब कवि ट्रैवल करता है, उसका ट्रैवल करना इज़ अ बिट डिफरेंट। हम्म। जब एक पोएटेस ट्रैवल करती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं जी। घर के हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो। तो आपने कहा 3-4, 3-4 भी नहीं, इनफैक्ट मैंने उसको कट ऑफ लगा रखा है 2। महीने के 2? हाँ, 2, 2 इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। वो भी बहुत सिलेक्टिव, हम्म। सिलेक्शन कि मैं कहाँ जा रही हूँ, जो मेरा माइंडसेट है, वहाँ पे वो चीज़ मैच होगी कि नहीं, हाउ मच आई एम रिक्वायर्ड देयर,
वो कितना मतलब वाकई चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिलेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये है कि हम जब छोड़ के घर से निकलते हैं तो बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कविता भी है, हमको अपना काम भी देखना है। सेकंड थिंग कि हमें घर से रिलेटेड भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो अगर कहते हैं ना कि नीरज जी कहते हैं गीत दर्द का पहला बेटा, हुँ, कह रहे हैं तो बहुत सारे कवियों ने ये भी कहा है कि कविता जो है बच्चे के समान होती है, जी। थॉट को कंसीव करना पड़ता है, हुँ, फिर किसी कविता का जन्म होता है, तो वो भी हुँ, बच्चे की जगह पर है। तो एक कविता हो गई और मेरा एक बच्चा हो गया, लेकिन मेरी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। अगर मैं कविता को ग्रैब करूं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैंसिल कर दूं, और बच्चे को ग्रैब करूं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा पैशन खो जाए। सो बैलेंसिंग की यह आर्ट आनी चाहिए कि मैं सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन भी कर सकूं और मैं अपना पैशन भी पूरा कर सकूं। तो कोई बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, कोई एक क्या बात है! माइंड में फॉर्मूला होना चाहिए। और ऑफ कोर्स मुझे इन सब चीज़ों को करने के लिए मेरे बच्चे का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वो करता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। क्या बात है! एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करने वाला हूँ अब। पैसे को लेकर बहुत कम बात होती है। प्रतीक भाई का जो विज़न है, मिशन है, वो ये है कि पोएट्री की फ़ील्ड में जो पैसा है, बहुत ही क्लियर कट हो और ज़्यादा हो। जैसा जैसे जो सिंगर है, वो किसी और का गाना गा रहा है, किसी और का कंपोज़ किया हुआ गा रहा है, किसी और का म्यूज़िक गा रहा है, केवल सुना रहा है और वो शो कर रहा है, कोई कॉन्सर्ट कर रहा है, 1 करोड़ रुपए ले रहा है, 1.5 करोड़ रुपए ले रहा है। वहीं अगर कोई पोएट आ रहा है, तो हज़ारों में या मैक्सिमम लाखों में, ज़्यादा लाख भी नहीं बात हो रही है। क्या इसको किस तरह से बढ़ाया जाए और एक कवित्री के लिए और एक कवि के लिए कवि सम्मेलन के पेमेंट में कितना डिफरेंस होता है और वो क्यों है अभी तक? वेल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू। आ, मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। जी बिल्कुल दीजिए। मैंने कहा ना कि बहुत सारे फील्ड्स में हम लोगों ने तरक्की की, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस फील्ड में हम्म। वो तरक्की होना बाकी है, वो चीज़ अभी आनी बाकी है। अम, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी सेल्फ मेड है, हम्म। हाउ सेल्फ मेड शी इज। हम्म। वो कितनी कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रख सकती है, और जो बात रख रही है उसको कितने कॉन्फिडेंस से फॉलो कर सकती है। पहले तो उसके अंदर वो गट्स डेवलप होने चाहिए कि वो बात रखे। बात रखी भी जाएगी ऑफ कोर्स, तो बात काटी भी जाएगी बहुत लोगों की तरफ से, जो कि होता है, अमूमन होता है। तो वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने की ना शक्ति होनी चाहिए। हम्म। उस चीज़ को ओवरकम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्या होता है जिस फील्ड में सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, हम्म। तो अगर सभी लोग एकमत होकर अगर चलें तो इस चीज़ को भी डेवलप किया जा सकता है, इसको अलग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया जा सकता है। अब ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग है। कवित्री अगर अपना पैसा डिमांड करेगी तो नेचुरली उसको थोड़ा सा मुश्किल तो है ही है, और सभी लोग डिमांड भी नहीं कर सकती। कितनी डिमांड करेंगी? डिमांड करने के लिए मैंने कहा ना, वो बात होनी चाहिए उसके अंदर हम्म। कि वो डिमांड करे, और ये कि हाँ वो मना कर दिया जाए तो वो भी मना कर सके कि हाँ मेरे को नहीं यहाँ पे जाना है। जब तक कोई अपने पॉइंट को इस तरीके से रख नहीं सकता और फॉलो नहीं कर सकता अपनी बात को। उसको मिल ही नहीं रहा है ना कहीं और मंच, तो वो जैसे मान लीजिए उसने उदाहरण के तौर पे 20,000 मांगे, उसको बोल रहे हैं हम आपको 5 देंगे, इतना कम कर दिया, बाकी किसी और कवि को जाएगा, उसने बोल दिया, जो भी आयोजक है संयोजक है। अब उसके पास तो कवि सम्मेलन है ही नहीं, उसको तो इसी 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 जीवन को आगे बढ़ाना है, इसी में करियर बनाना है। तो उस दिन वो फ्री है, इसकी बजाय वो ये सोच लेती है कि मैं चले जाती हूँ, 5,000 ही लेकर आ जाऊंगी, एक जगह तो और मुझे ऑडियंस जानेगी। उसका थॉट प्रोसेस ये है, मैं इस पे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि तो थॉट प्रोसेस अगर उसका ये है तो ये बड़ा मुश्किल है फिर इसमें वो अचीव करना। आपने कहा थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय हो सकता है आपको लगाओ, भगवान की आप पर कृपा है, लेकिन 10-15 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं लोगों को। पेशेंस रखना पड़ेगा हाँ। ना, मैंने बोला ना, अगर आर्टिस्ट के पास वो पेशेंस ही नहीं है तो वो काहे का आर्टिस्ट। अगर अभी तुरंत यही करना है तो ये कोई बात, तो मुझे लगता नहीं है कि इस बात में दम है। हम्म। रिजल्ट चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपना एक पॉइंट होना चाहिए और उसको फॉलो करने के गट्स होने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार ये ऐसा है तो मैं यही सोच रही हूँ, मैंने जो डिसाइड किया है मैं इससे डेविएट नहीं करूंगी, ये बात होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि पोएट्री सब कर रहे हैं, लेकिन किसी का पेमेंट 25 लाख है, किसी का 5 है और किसी का 50,000 है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इससे मुझे दिक्कत है कि या तो 25 लाख कोई लेना, और अगर कोई ले रहा है अपने दम पे ले रहा है, पोएट्री पे ले रहा है, कम्युनिकेशन पे ले रहा है,
तो 20 किसी का हो, 15 हो, 18 हो, 10 लाख हो, 8 लाख हो, ऐसे चले फिर हम्म। पॉपुलैरिटी पे और पोइट्री पे। लेकिन इतना डिफरेंस क्यों है कि 25 से सीधे 8 पे आ गया और 8 से सीधे फिर 1 लाख के नीचे वाले हो गए सब। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना कि इस फील्ड में सभी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। और आपने भी एग्जाम्पल दिया जी। कि मैं फ्री हूँ तो कोई बोलेगी भैया मैं 5,000 में चली जाऊँ, क्यों ना हम्म। चले जाऊँ। हम्म। तो इस तरीके से, क्योंकि ये पैसे का आदान प्रदान है ना, ये एक हम्म। प्रकार का, कवि सम्मेलन इंडस्ट्री बोलूँ तो शायद बहुत लोगों को खराब लग जाएगा, हम्म। लेकिन पैसे का आदान प्रदान हो रहा है ना इसके अंदर। बिल्कुल हो तो रहा है। इस तरीके की चीज में वो कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, यही तो प्रॉब्लम है ना। 5,000 में कोई चला गया, बोले कि यार मैं तो खाली बैठा हूँ, मैं तो चला जाता हूँ। हम्म। ये जो मंच पर पढ़ने का जो एक लोग मतलब कहते हैं ना थॉट प्रोसेस है कि लालच। मेरे को जाना ही जाना है, मेरे को हम्म। ऐसा करना है, हम्म। तो इस तरीके की चीज़ों से कभी बात नहीं बनती है। इससे वैल्यू बनेगी नहीं, इससे घटेगी, अगर हम एक लंबे समय में देखें तो। तो जब मैं नई नई आई थी तो एक कवि ने मुझे बोला कि आप हम्म। इस कवि सम्मेलन में आओ, और खुद ही बताया कि हम तो भाई इतना ही पे कर पाएंगे। मैंने जी। मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने उस वक्त और कवि सम्मेलन किए थे जो मैंने अच्छे अमाउंट पे किए हम्म। थे, डिसेंट किए थे, हम्म। बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में। मैंने मना कर दिया। उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया थोड़े समय बाद, तो उन्होंने उस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया, बट तब तक मैं और आगे बढ़ गई थी। क्या बात तो मैंने मना कर दिया उनको। मैंने करके वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया। इनफैक्ट मैं उस बार में भी उस लेवल को क्रॉस कर चुकी थी। है। हम्म। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, मेरा ये मानदेय है, और मैं अडिग रही। हम्म। उनको नाराज़गी भी हुई होगी, हम्म। जो कि कई बार हो जाती है। हम्म। मैं उनको पर्सनली नहीं जान रही हूँ, मेरा कोई उनसे पर्सनल, मैंने कहा ना, मरासिम नहीं है मेरे हम्म। कुछ। और मैं इस स्पेस में बहुत ही प्रोफेशनली वर्क कर रही हूँ, और उनको बहुत नाराज़गी हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को प्लीज़ करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अपनी इवैल्यूएशन खुद को पता होनी चाहिए। अपना काम खुद को पता होना चाहिए, अपनी वैल्यू खुद को पता होनी चाहिए। आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, सामने वाला नहीं करेगा। तो आज की तारीख में उन्होंने जितने नाम सुझाए थे, और वो खुद, मैं उस मार्क को क्रॉस कर चुकी हूँ। मेरे लिए ऑफ कोर्स ये एक बड़ी बात है, जी और बिल्कुल। मेरे लिए नहीं, मतलब किसी भी बंदी को इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन कभी भी जब तक आप अपनी इवैल्यूएशन ठीक से नहीं करोगे, और आपको लगेगा कि यार यहाँ पे ये मेरी चॉइस है, ये मेरा सिलेक्शन है, और मैं इस पे स्टिक करूँ हमेशा के लिए, तब तक आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाओगे। उसमें हो सकता है कि आप 10 ना करो, 2 हम्म। करो, हम्म। बट जो भी करोगे, आपकी इज़्ज़त आपकी नज़र में बढ़ेगी, कम नहीं जी। होगी, ऑफ कोर्स। मैं पोइट्री में रेवोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ, एक सवाल करूँगा, लेकिन उससे पहले अभी अभी जहन में एक सवाल आ गया, वो पूछ लेता हूँ। कुछ लोग बुरा भी मान जाएंगे इस सवाल से, थोड़ा अलग टाइप से पूछ रहा हूँ। पोइट्री में आना लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, और इसमें नाम कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए, एक अलग एंगल से देखा जाए, तो ये भी है ना कि कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि अच्छी शायरा, अच्छी कवित्री जो प्योर शायरी कर रही है, वो गिनती पे उंगलियों पे गिना जा सकता है देश में। तो अगर आप सच में अच्छी शायरी करेंगी या अच्छी कविता करेंगी, तो फिर आपको कौन रोक सकता है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ, और इसमें वो वाली बात भी शामिल है, हम्म। तहत में पढ़ती हो जी। या तरन्नुम में पढ़ती हो, जी। काम अच्छा हो, कोई ऐसी बात हो जो दिल पर नॉक करे किसी के, हम्म। कोई नई बात हो, कोई एक्स फैक्टर हो। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली कोई भी आर्ट फॉर्म पब्लिक को डेफिनेटली रीच आउट करेगा। ये होगा, डेफिनेटली होगा। और इनफैक्ट मैं इसके होने और ना होने पे भी बात नहीं करना चाहती जी। हूँ। वो सब कुछ मैंने कहा ना, इट्स ऑल प्री प्लान्ड। हम्म। हर किसी के लिए, हर कोई अपने हिसाब से पा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी लोग हैं जो रोज़ कवि सम्मेलन करते जी। हैं। तो इसमें ये सोचने वाली बात है कि वो उसकी अपनी डेस्टिनी है, वो हम्म। अपने कर्मा करके आया, वो उस हिसाब से पा रहा है। हम्म। तो मुझे वो चीज़ अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी जर्नी कर रही हूँ, मैं अपने कर्मा के अनुसार पा रही हूँ। हो सकता है कि मेहनत करूँ और कोई चीज़ मुझे ना मिले, तो ये इट्स द रिजल्ट इज़ नॉट इन माई हैंड। मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं पॉजिटिव सोच सकती हूँ, उसको फुली चेज़ कर सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ जब मेरे हाथ में नहीं है, व्हाटएवर रिटन इन योर डेस्टिनी कोई आपसे छीन नहीं सकता। अब जब वो लिखा नहीं है तो आप पा नहीं सकते। माइंड को इस चीज़ के लिए रेडी रखना चाहिए। क्या बात है। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जहाँ हम पोएट्री में रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं कि कुछ अलग तरह का काम हो जो पारंपरिक 60 साल से हो रहा है, कवि सम्मेलन, मुशायरे, वही फॉर्मेट है, जाओ होटल में रुको,
वहाँ पे क्या माहौल है, जो है हुँ, हुँ। मंच पर जो माहौल है, ऑडियंस में जो माहौल है, जो चल रहा है, आपने भी देखा है, मैंने भी हुँ, देखा है। हुँ। इसमें क्या बदलाव आ सकते हैं, टॉप 3 बदलाव, और किन बदलावों से क्या प्रभाव पड़ेगा शायरी पर, कविता पर, और कितनी प्रभावित करेगी? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आपको सकारात्मक परिवर्तन लाना है शायरी से। पैसा कमाना है, ठीक है, आपका विजन है, नाम हो जाए, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सामने जो बंदा आपको सुनने आ रहा है, वो जब जाए तो उसके अंदर कुछ सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए, उसको लगना चाहिए मैं सही जगह आया, 3 घंटे बिताए तो बढ़िया लगा। हुँ, तो हुँ। आप अपने अनुभव से और अपने विवेक से मुझे ये बताइए कि किस तरह से हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बदलाव की जा सकती है? जैसे आपने सोलो शोज किए बाहर, हुँ, हुँ। क्या आपने देश में भी ऐसा किया है? और अगर आप करने वाली हैं तो बताइए कि उससे भी किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है? सोलो शोज़ मैंने हाँ, बाहर भी किए और मैंने यहाँ पर भी कॉर्पोरेट सोलो शोज़ किए, इंडिया में किए। कॉर्पोरेट वाले? कॉर्पोरेट के ही किए। पर कॉर्पोरेट में तो कॉर्पोरेट देता है ना पैसा। हाँ, हाँ, देते हैं, हाँ। टिकट वाला खेल नहीं है उसमें। हाँ, हाँ, हम्म। टिकट वाला खेल नहीं है। नहीं, हम्म। ऐसा लेकिन नहीं है कि कहीं कोई चीज़ अचीव नहीं की जा सकती, ये नहीं हो सकता। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगी कि जी। ऐसा नहीं हो सकता। हो हम्म। सकता है, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। हम्म। लेकिन जिन स्पेसेस में कविता अभी ऑलरेडी है हम्म। और जो चीज़ कवि सम्मेलन पारंपरिक, कवि सम्मेलन और मुशायरे के ज़ोन में है, हम्म। उसको कैसे करेक्ट किया जाए मैं ये इतना नहीं जानती। बट देयर आर मेनी मोर स्पेसेस जहाँ जैसे कि? कविता नहीं पहुँची है। उन स्पेसेस में काम किया जा सकता है। उन स्पेसेस में मैं ये भी कहूँगी कि वो पारंपरिक कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह से रीच नहीं किया है। मतलब दूसरी तरीके से अगर हम सोच रहे हैं तो उसको हम डिफरेंट वे से अप्रोच कर सकते हैं। हम्म। डिफरेंट वे से हमारे लिए काम करने के लिए बहुत स्पेसेस हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी पुरानी वही एक चीज़ जो चली आ रही है उसको हम्म। करने से अच्छा है कि कुछ नई स्पेस में नया काम किया जाए। तो वो ज़्यादा पॉजिटिव और मुझे रिजल्ट्स ऐसा देता भी है। लगता है कि जैसे कोई कवित्री है या कोई कवि है, वो वहाँ कंफर्टेबल ही नहीं है उस जोन में जहाँ पर ये काम हो रहा है। हुँ, हुँ। तो वो फिर अपने लिए नई चीजें, जैसे इसी हाँ। ये स्टूडियो बनाए, जैसे यहाँ पर हुँ, यहीं पे हुँ। कोई शो कर ले, 30 लोगों को बुलाने का प्रयास कर ले, हुँ, हुँ। फ्री कार्यक्रम कर ले शुरू में, मैं ये बोलता हूँ, हुँ, टिकट हुँ। भी नहीं लगाए तो। हुँ, हुँ। लेकिन ये उसका गढ़ हो जाएगा, वो इस तरह से परफॉर्म करेगा, भले 15 मिनट करे, हुँ, हुँ। उसको इससे अलग कॉन्फिडेंस आएगा, बजाय इसके कि वो 30,000 की ऑडियंस में हूट हो रहा है और पीछे बड़े कवि उसको हुँ, हुँ। कुछ बोल नहीं रहे कि भाई तू लगा रहे, हुँ, हुँ। और उसको बिठा रहे। हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को भी ये चीज़ है लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जैसे समय बदल गया है, हम्म। तो नए समय के हिसाब से, नई तरीके से, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई जगह पर काम होना चाहिए बहुत ज़्यादा। वो चीज़ और उनका प्रोफ़ेशनलिज़्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। मतलब पुराने उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम नहीं चल सकते इस नई जगह पे। बड़े लोगों के साथ संपर्क कितने महत्वपूर्ण है इस करियर में, आपको क्या लगता है? जो बड़े कवि हैं, जो फेमस कवि हैं, उनके साथ, मतलब वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, हुँ, हुँ। उनके जहन में आपका दिमाग आ रहा है जब वो कोई लिस्ट बना रहे हैं, तो हाँ, ये हाँ। कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, इसमें बहुत सारे तरीके से मैं कहूँ तो सॉरी मतलब इसमें कहा जाए तो बहुत सारे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो जिनको रोज़ करना है काम, हम्म। रोज़ रहना है, उनको उनके लिए कविता और मंच 2 दूसरी अलग-अलग तरीके की चीज़ें हैं, है ना? अच्छा। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट उनके लिए अलग है। हम्म। मतलब उनको घर चलाना है, उनका अपना एक अलग माइंडसेट है कवि सम्मेलनों को लेकर। दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो वहाँ पर ये अलग बात हो जाती है। बट मैंने कहा ना कि अगर आपको आप अपने से पढ़ते लिखते हो, आपका एक माइंडसेट रहेगा, आपका एक इंटेलेक्चुअल लेवल रहेगा। आप कितना किससे किस तरह से इंटरैक्ट करते हो, वो हर बात आपको पता होगी। और पढ़ने वाले का जो सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल होता है ना, वो बहुत हाई होता है। वो आपको चापलूसी करता हुआ नहीं मिलेगा। हम्म। वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि वो किसी से बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखे और फिर कवि सम्मेलन प्राप्त करे। तो वो नहीं करेगा या करेगी, दोनों चीज़ें। तो बहुत इम्पैक्टफुल है ये सारी चीज़ें। हम्म। पर माइंडसेट तो पता होना चाहिए ना कि मेरे को कवि सम्मेलन करने हैं या मुझे हम्म। कविता करनी है। ये इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कवि सम्मेलन के मंच की कवि सम्मेलन के मंच की आप को चेज़ कर रहे हो या फिर आप कविता चेज़ कर रहे हो? क्या चेज़ कर रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और बहुत लोग कर रहे हैं वो जो दूसरी बात है वो वाली भी बात चल रही है। ऑफ कोर्स चल जो रही है। लेखन है, जो आप लिख रहे हो, मुझे ये बताइए, आप बहुत ब्लंट सवाल कर रहा हूँ, क्या मुझे ये सोच के लिखना चाहिए कि मुझे इसको सुनाना है, मंच पर पढ़ना है, या मुझे अपने हिसाब से लिखना चाहिए?
और क्राफ्ट और आमद में क्या अंतर है? क्या पूरा ही ऊपर से आ रहा है या मैं भी उसमें अपना दिमाग लगा के उसको ठीक कर सकता हूँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अ, क्योंकि जब हम बात करते हैं कविता की, जी। तो ये आमद वाली बात कही। हुँ, आमद इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। एक कहते हैं कि कविता जो है, कोई कहता है ना मैं लिख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इट्स नेवर लाइक दैट। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस। क्या बात है! स्पिरिचुअल एज़ इन कि ये पहले से कहा गया हुआ है कि जो राइटर होता है, जो हुँ, पोएट होता है, हुँ, वो मीडियम की तरह काम करता है। वो वो खुद नहीं कह रहा है, हुँ, उससे कहलवाई जा रही हैं वो चीज़ें कि आप हुँ। कहो। आप दुनिया में आए हो इसलिए, मैं रियल वाली बात कर रही हूँ। तो आप इस दुनिया में आए हो, हाँ, तो आप के द्वारा ये कहलाया जाएगा। जी। सो वहाँ पे वो मीडियम की तरह होता है, उसके हुँ, बस की नहीं है। वो आमद से आएगा। ये जितने लोग जिनकी जिनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, इन्होंने उसकी तपस्या की है। आमद तब होती है जब लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। पात्रता तैयार हो जाती हाँ, है। हाँ। कहते हैं ना कि कोई भी कवि जो होता है वो एनलाइटमेंट के बहुत करीब होता है। आप क्या बात पढ़ोगे कहते हैं ना कि कवि और कवयित्री माँ सरस्वती के वरद पुत्र और वरद पुत्री होते हैं। हुँ, आर्ट फॉर्म्स में भी कविता को सबसे ऊँचा दर्जा प्राप्त है। जी। तो उस तरीके का कंसंट्रेशन चाहिए उनको। अगर वो दिमाग स्थिर नहीं है, वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो कभी भी उस यूनिवर्सल फ्लो के का मीडियम बनेंगे ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको लिखना ही है, आपको ऐसा हुँ, करना है। कहते हैं ना राइटर्स ब्लॉक, हुँ, वरना तो इनके भी राइटर्स ब्लॉक रहे होंगे। ये बहुत आम बात है। हुँ। कोई थॉट नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने जो राइटर्स ब्लॉक फेस किया, इतना तेज़ दिमाग होने के बाद, इतने अच्छे विचार होने के बाद वो कभी राइटर्स ब्लॉक फेस करते होंगे? बड़ा सोचने में लगता है। बस ये आमद वाली बात है। कभी आमद होती है और कभी नहीं और होती वो है। लेखन वाला जो सवाल था मेरा, क्या मैं ये सोच के लिखूँ कि मुझे सुनाना है इसको, तो मैं फिर नहीं, उसको और आसान करता जाऊँ और आसान करता जाऊँ? नहीं, नहीं। सुनाना है, आसान करना है, वर्ड्स का सिलेक्शन ये आपकी खुद की वोकैब्युलरी के ऊपर है। हुँ। आपका खुद का शब्दकोश है। आप कैसा पढ़ते हो, आपका जैसे शब्दकोश माफ़ वैसा कीजिए रहेगा। आपको रोक रहा हूँ, आपका जो गीत है वो हुँ, हुँ। जो मैं आपसे निवेदन भी करूँगा आप उसके कुछ एक एक बंद सुना दें पहले। वो इतना वायरल हुआ है, लेकिन उसके पीछे का थॉट इतना इम्पोर्टेंट था कि वो जो आपने बात कही है, वो डीपी और ज़ूम वाली जो बात की है, उससे हर आदमी ने कनेक्ट कर लिया मुझे हुँ, लगा। हुँ। जो लखीमपुर में उत्तर प्रदेश में लड़का बैठा है, उसने भी कभी डीपी को ज़ूम किया है हुँ, हुँ। और जो अमेरिका में बैठा है, उसने भी ज़ूम किया है। तो पूरे देश और दुनिया ने कनेक्ट कर लिया। तो ये लिखते टाइम ध्यान में रखना है क्या कि मैं इतना आसान और इतना रिलेटेबल लिखूं हाँ, कि ऑडियंस तक कनेक्ट कर जाए? ये हाँ। सवाल है मेरा। हाँ, मैंने कहा ना शब्दकोश की बात। हुँ, आप जितना आसान हमेशा से कहा जा रहा है कि आसान लिखना बहुत कठिन है, हुँ, कठिन शब्दों में लिखना बहुत आसान है। हुँ, ज़बान जो है बिल्कुल बोलचाल की अगर भाषा है, जी, तो नेचुरली बहुत ही मास को कनेक्ट करेगी वो, हुँ, मास से कनेक्ट होगी। और वही मेरी बहुत टफ भाषा है, तो ऑफ़ कोर्स कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों को ही जी, कनेक्ट करेगी। तो ज़बान ऑफ़ कोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जितनी सहजता के साथ मैंने सिंपल सी बात कह दी, वो लगा हाँ, उसको समझ में आ जाएगी। क्योंकि वो शब्दकोश उसका वैसा रिक्शे वाले का भी होगा, हुँ, किसी इंजीनियर का भी जी, होगा जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और किसी बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट में बैठे हुँ, एक हाई इंटेलेक्चुअल लेवल के इंसान का भी होगा। वो हर कोई उससे रिलेट कर सकेगा। तो नेचुरली ये आप अगर वो इम्पोर्टेंट है। उसके कुछ एक बंद सुना पाएँ। हाँ, अकेले बैठकर तुमको कभी जब याद करती क्या हूँ, बात है! मैं तुमको याद करती हूँ। हाँ, तुमको याद करती हूँ। मैं रोना मुस्कुराना हाय दोनों साथ करती क्या बात है! हूँ। तेरी बातों के फूलों से गजल मखदूम करती हूँ। वाह! मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम क्या करती बात हूँ। है! वाह, 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 वाह! तेरी बातों के फूलों से गजल मखदूम करती हूँ। मैं चुपके से तेरी डीपी को जब भी जूम करती हूँ। तेरी फूंकी हुई सिगरेट में अक्सर राह होती हूँ। वाह! तेरी लत में कभी धुआं कभी मैं खाक होती हूँ। मैं अपने जख्म पर अश्कों मैं अपने जख्म पर अश्कों के खुद बरसात क्या करती बात है! वाह, हूँ। वाह, वाह! अकेले बैठकर तुमको कभी जब याद करती हूँ। क्या बात है! क्या बात है! थैंक यू।
थैंक यू सो वन ऑफ मच। द बेस्ट है। मैं तो जो मैंने गीत सुने हैं, हालांकि अंजुम रेबर के भी मैंने बहुत गीत सुने हैं, और पर पोएटिस में दो चार जो हैं उनमें ये गीत मुझे बहुत पसंद है। थैंक एक यू। सवाल और, वोकेबलरी की आपने बात कही, पीछे पोएट्स भी हमारे पास हैं फोटोज। जैसे राहत इंदौरी का शेर है कि हमसे पहले भी मुसाफिर तो कहीं गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आपको सुनने के बाद जो पोएटेस आ रही हैं उनको आप ये दिशा दिखाइए कि आप जैसे बशीर बद्र की किताब पढ़िए, तो आप मुझे ऐसे तीन चार नाम बताइए पोएटेस में भी और पोएट्स में भी जिन्होंने आपको प्रभावित किया हो, भले वो मशहूर हुए हों या रेयर हों, लेकिन आपको उन्होंने प्रभावित किया हो। ऐसे नाम बताइए जिनको पढ़कर सच में कविता में और वोकेबलरी बढ़े और कविता की समझ बढ़े। हाँ, मैं बताती हूँ। मुझे एक्चुअली मैं बहुत जैसे पोएट्स वगैरह की सबकी बात की जाए, पोएटेस की बात की जाए, तो मैं ज़्यादा गीत लिखती हूँ। जी। और गीत की बात निकली है तो मैं डेफ़िनेटली बात करूँगी महादेव वर्मा जी की। हिंदी की जब मैं बात जी। करती जी। हूँ, तो मैं महादेव वर्मा जी की बात कहूँगी। किस तरह से सोचा गया है कि ऑफ़ कोर्स छायावाद था उस वक़्त, तो शब्दकोश और किस तरह से गीत लिखा गया है, वो सब कुछ अलग था आज के टाइम से। पर किस तरह से सोचा जाता है, स्त्री मन किस तरह से सोच रहा है, जी। वो सीखने के लिए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम्म। गीत का प्रवाह कैसे है, जी। बहुत सारे मतलब एक नहीं मतलब बहुत सारे नाम हैं। जी बताइए, आप बिल्कुल और बताइए। परवीन शाकिर हम्म। जी हैं, उनको जैसे पढ़ते हैं हम लोग, वही स्त्री के मन को कैसे मतलब बिल्कुल मिरर की तरह उन्होंने रखा जी। है। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत रिलेटेबल है। आज भी पढ़ती हूँ, इतने समय बाद भी मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत रिलेटेबल बात है। और जिस तरह से कही गई है, उसका संप्रेषण, वो अल्टीमेट है और ये सीखने योग्य बात है। उसके अलावा बहुत सारे मतलब अगर हम बात करें दिनकर जी की कि तो जितने जिस तरह से उन्होंने ओज लिखा, वो भी जी। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम्म। सीखने योग्य बात है। कृष्ण की चेतावनी जब हम जी पढ़ते हैं, बिल्कुल। तो कैसे शब्दों को गीत के अंदर पिरोया है, अलग-अलग साउंड्स को किस तरह से उन्होंने लिखा है। अब तो लिख रहे हैं लेकिन ये तो बाद में लिख रहे हैं, पहले हम्म। उन्होंने उस तरह से लिख दिया उन्होंने। आप पढ़ोगे उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि वो किस तरह का ओज था, वो साउंड्स किस तरह से उसमें यूज़्ड हैं। बहुत सारी चीज़ें, ओज हो तो वैसा हो, नागार्जुन जी, हम्म। बिल्कुल ब्लंट, किसी को प्लीज़ नहीं किया उन्होंने, कभी भी नहीं। जो बात है सो है। वो कभी भी किसी राजनीतिक दल के उसके हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। पर इन कवियों को समझना आसान है क्या आज के दौर में? 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। कोई जवान लड़का लड़की सीबीएसई से पढ़कर आ रहा है, नागार्जुन को पढ़ लेगा वो, तो उसके तो बाउंसर जाएगा। मुझे आप क्या लगता है आपको? मैं बिल्कुल हाँ, मैं बताती हूँ। फ्रैंक होके पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे। मैं खुद भी सीबीएसई से पढ़ी हुई हूँ, हम्म। थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम। बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं अपने बैच की हिंदी की टॉपर रही हूँ, क्या सीबीएसई की। बात। और उसके अलावा भी जिसका ये फ़ील्ड है, जिसका ये इंटरेस्ट है, जिसको सच में कुछ करना जी। है, मैं उनकी बात नहीं कर रही कि जिनको मंच पढ़ने हैं, हम्म। मैं उनकी बात ही नहीं कर रही। हम्म। जिनका पैशन पोएट्री है ना, हम्म। वो हर कुछ पढ़ेगा, वो बहुत किसी अच्छा। को भी मिस नहीं करेगा। वो बहुत अच्छा। पद्य भी पढ़ेगा, वो गद्य भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा और हिंदी भी पढ़ेगा, उर्दू भी पढ़ेगा, वो हर कुछ पढ़ेगा। क्योंकि जब तक वो किसी दूसरे के मन को टटोलेगा नहीं ना उसकी किताब हम्म। में, हम्म। उसकी कविता में या उसके हम्म। गद्य में, हम्म। वो कभी भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं कर पाएगा कविता के हम्म। प्रति। वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्किप मारना चाहता है तो वो कैसे, वो हो ही नहीं सकता। वैसे बहुत सारी चीज़ें मैं खुद देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हम्म। मैंने सारे वेद मंगा के रखे हैं, हम्म। महीना भर हो गया है घर में, हम्म। मैंने पढ़े नहीं है। तो मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं पढ़ा, नथिंग, कुछ भी नहीं पढ़ा। कि 1-2 किताब पढ़ने से या कुछ किताब पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें बिना पढ़ी हुई हैं, वो पढ़ेगा कौन? किसका काम है? मेरे बिहाफ़ पे कोई और नहीं पढ़ेगा, वो सही मुझे बात है। मुझे पढ़ना पड़ेगा। हम्म। मैं पढ़ूँगी तो 10 चीज़ें सीखूँगी। मेरी क्लैरिटी, मेरा विज़न गज़ब का हो जाएगा इससे। एक सवाल और मेरा आपसे है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं एक कवि सम्मेलन में था श्योपुर में, और आप सामने पढ़ रहे थे और मैं संचालन कर रहा था, और आपने एक छंद पढ़ा था राम जी पर। हुँ, हुँ। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कि उसके शब्द क्या थे, लेकिन वो कमाल की ऑडियंस रिएक्शन था उस पर। जो 1000 लोग 2000 लोग बैठे थे, बहुत तालियां बजाई थी, और मैं भी पीछे मंत्रमुग्ध हो गया था। मैंने कहा क्या बात हो गई। तो अभी 22 तारीख को राम जी आ भी रहे हैं, हुँ, तो हुँ। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आज आप वो सुना दें तो मेरे लिए अच्छा होगा और ऑडियंस के लिए भी अच्छा होगा।
श्योर, मैं सुनाती हूँ। मैंने काफ़ी पहले लिखा था और कम सुनाया मैंने जी। मंचों पर। धरा के हर नगर, हर ग्राम, हर एक तालुका में है। वाह! धरा के हर नगर, हर ग्राम, हर एक तालुका में है। गगन में, वायु में भी और उड़ती रेणुका में क्या है। बात है! वचन के प्रति समर्पण में, सुशासन में भरत के राम। वाह! वचन के प्रति समर्पण में, सुशासन में भरत के राम। अवध की राजगद्दी पर सुशोभित पादुका क्या बात में है! क्या है। बात है! वाह, 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 अवध वाह! की राजगद्दी पर सुशोभित पादुका में है। क्या बात है मैम, थैंक यू। क्या बात! शुक्रिया। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा लालची हो रहा हूँ। ऐसी चीज़ें हमने कम सुनी है, अगर आप कुछ रेयर जो आप किताब लिख रहे हो क्या? पहले तो ये मुझे बताओ। किताब आप किताब, हाँ, किताब अब तो आई जो जल्दी जो आएगी। चीज़ें किताब में आती है वो मंच पे नहीं आती है। हाँ तो आप उनमें से कुछ एक कपलेट्स, कुछ एक छंद, कुछ एक मुक्तक अगर सुना हाँ, पाओ, सुनाती तो मैं आपकी पोइट्री पे अब आना चाहता हूँ, जो रेयर पोइट्री हो, जो हमको ऑडियंस को वीडियोस में ना मिली हो, मंचों पे ना मिली हो। हूँ। हाँ, मैं आपको सुनाती हूँ। इसी के सीरीज का एक और मुक्तक है, मैं नहीं सुनाती हूँ जी बिल्कुल, यूजुअली। स्वागत अब वो प्रतीक्षा की बात हो रही है, हमने बड़ी प्रतीक्षा की, है। जी, तो उसी पे कहा है। स्वागत। हृदय को शुद्ध रखना, झूठ का आभास मत करना। वाह! हृदय को शुद्ध रखना, झूठ का आभास मत करना। मिलेंगे राम पर संदेह इस पर दास मत बहुत अच्छे, करना। वाह, वाह! प्रतीक्षा आदि से श्री राम के पर्याय सी है सो। वाह! प्रतीक्षा आदि से श्री राम के पर्याय सी है सो। किसी की चिर प्रतीक्षा का कभी उपहास क्या मत बात है! क्या करना। बात है! वाह, 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 वाह! थैंक यू। तो मैम जैसे आप किताब कैरी कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ बशीर बद्र की आप किताब कैरी कर रही हैं। वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है पोएट हुए हैं हमारे देश के, जिन्होंने गज़ल पे काम किया है और देश में भी और बाहर भी, न केवल देश का बल्कि शायरी का नाम रोशन किया है। तो इनकी कौन सी गज़लें या कोई शेर आपको प्रभावित करता है, और आप उसके बाद अपनी एक कोई गज़ल सुनाकर इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं हम लोग। बशीर बद्र साहब की तो देखिए बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं, जी और ख़ासकर इस बहर में जिसमें मैं बिल्कुल बिल्कुल। लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उनसे क्या कहते हैं प्रभावित भी हूँ। जिस तरह से उन्होंने नेचर को उठाकर अपनी गज़ल में, ऐसा लग रहा है फूल भी कुछ कह रहा है, हम्म। पत्ता भी कुछ कह रहा है, आसमान भी कुछ कह रहा है। तो इस तरीके से किसी पोइट की इमेजिनेशन का होना बहुत यूनिक बात है। और वैसे तो मुझे बहुत सारी गज़लें पसंद हैं, लेकिन मैं एक गज़ल बिल्कुल उनकी किताब से पढ़ दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ी किताब से। मुझे इश्तिहार ये सी लगती मोहब्बत हैं होगी, ये मोहब्बतों की कहानियाँ, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो जो सुना सुना नहीं नहीं वो वो कहा कहा करो। करो। क्या हाँ, बात है! इस तरह की जो बातें रहती हैं बहुत अच्छी लगती है हम्म। मुझे, कि यूं ही बेसबब, इसका इस यूं ही, गज़ल का मतलब है, हाँ। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई कोई शाम शाम घर घर भी भी रहा रहा करो, करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे उसे छुप चुप के के पढ़ा पढ़ा करो। करो। क्या बात है! तो ये जो, हाँ, ये तरीका जो है, हाँ, ये जो लहजा ये है, जो लहजा है, सही बोल हाँ, रहे हो आप। ये बहुत यूनिक है। इस तरीके की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और ख़ासकर इस मीटर पे जब वो कहते हैं हम्म। कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ। वाह! इसमें रिबन शब्द जी है ना? तो इस तरीके की चीज़ों को उस ज़माने में इंग्लिश के ऐसे लफ्ज़ को उठाकर गज़ल में पिरोना, उन्होंने वो स्वेटर पुलोवर वाली बात भी जी की जी, है वो एक शेर जाफरानी में, पुलोवर उसी है का ना? हिस्सा है। तो इस तरह से कहना बहुत यूनिक है, और उस टाइम पर बहुत यूनिक बात थी। जी बिल्कुल। आजकल तो सब कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न ना सुना सुना। हुआ। तो इस तरीके की बातें उनकी बहुत यूनिक लगती हैं, और इस तरह से नहीं कहा गया, डेफिनेटली। आप अपनी वो गजल सुनाइए, हाँ, मैं आपको प्लीज। सुनाती जी, हूँ। इरशाद। मुझको दिखता तो रहा पर कभी आया ही वाह! नहीं। मुझको दिखता तो रहा पर कभी आया ही कभी नहीं। आया ही नहीं। मुझको दिखता तो रहा पर कभी आया ही नहीं।
चांद धरती पे उतर कर कभी आया क्या बात ही है! वाह, 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 वाह! नहीं। इसका एक जो शेर पढ़ूंगी जी, स्वागत वो है। सबसे पहले मैंने इसे कहा था और मुझे अच्छा लगता है वो काफ़ी। जी, जी। बस यही मेरे मुताबिक न हुआ दुनिया में। वाह! बस यही मेरे मुताबिक न हुआ दुनिया में। बस यही मेरे मुताबिक न हुआ दुनिया में। मेरे शाने पे तेरा असर कभी क्या आया ही बात है! वाह, 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 नहीं। वाह, वाह! मेरे शाने पे तेरा असर कभी आया कभी ही नहीं। आया ही नहीं। एक इस गज़ल का मैं एक ख़ास शेर पढ़ूँगी बिल्कुल। और जी, जी, यहीं जी। पे विराम दूँगी जी, अपनी जी। वाणी को। जी, जी। मुश्किल रदीफ़ पकड़ा है आपने। ऐसे हाँ, न्याय करना मुश्किल हो जाता है इतने हाँ। लंबे रदीफ़ के साथ। और आपने बहुत सारी जी, पोएट्री की बात की, जी। अच्छा-बुरा सब कुछ डिस्कस किया। लेकिन एक अच्छी कविता कहाँ निकल जाती है और एक बुरी चीज़ कितनी पीछे छूट जाती है, उसको मैं इशारे में कहूँगी अपनी स्वागत है। पोएट्री से। बिल्कुल। डालियों तक ही रही हार की सरहद यानी। वाह! डालियों तक ही रही हार की सरहद यानी। डालियों तक ही रही हार की सरहद यानी। वो किसी फूल से ऊपर कभी क्या आया बात है! ही वाह, 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 नहीं। वाह! वो किसी क्या फूल से बात है! वाह, वाह! ऊपर कभी आया ही नहीं। तो कभी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी चाहिए क्या हमेशा बात है! पोएट्री में और इसी बहुत के लिए अच्छी। काम करना चाहिए। मैम, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पोएटिस्टिक के इस नए स्टूडियो में जो पहला एपिसोड हमने शूट किया उसमें आप आए और आपने अपनी विज़डम हमारे साथ शेयर की। मुझे लगता है जो नए लोग देखेंगे इसको बहुत कुछ सीखेंगे और आपका अनुभव कैसा रहा? मुझे ऐसा ज्ञात है बड़े लोगों से मैंने सुना है कि कवित्री की ज़ुबान पर सरस्वती रहती है। तो हमारे लिए भी कुछ शुभकामनाएँ आप दे दीजिए और अपना अनुभव बताइए कैसा रहा? पहले तो थैंक यू सो मच। यहाँ आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैंने बहुत सारी मन की बात की, जो जी, करनी बहुत ज़रूरी भी होती है। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही माइंडफुल पोएट्री के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशंस हुए। ये होने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लोग। लेकिन जर्नी पे भी फ़ोकस करना चाहिए। किसी की जर्नी भी देखनी बिल्कुल चाहिए कि सही बात कैसी है। जर्नी रही है। उस पे आप लोगों का फ़ोकस है। वो बहुत सारी चीज़ें हम भी सुनते हैं तो हमको भी सीखने को मिलता है। आई थिंक अच्छा काम चल रहा है और ऐसे काम करते रहिए। थैंक मेरी यू। खूब सारी शुभकामनाएँ आप थैंक लोगों यू के सो मच साथ हैं। मैम। थैंक यू।